बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स का चैप्टर है। इसमें हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। उसमें हमने उसकी 3 टाइप्स जो है वो डिस्कस की हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट हमने डिस्कस की, उसके प्रोग्राम भी हमने देखे, हमने इफ एल स्टेटमेंट को भी देखा और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को भी देखा। और इसकी एक चौथी फॉर्म भी हमने देखी, चौथी टाइप भी, वो थी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के जब अंदर आप एक और इफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्योंकि ये डिसीजन कंस्ट्रक्ट का जो है वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, इसमें हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना था। और इस चैप्टर के पहले सवाल में हमने जो है वो देखा था कि उसने हमें बताया था कि दो बेसिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एक था इफ़, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, उसका प्रैक्टिकल भी हम देख चुके हैं। और दूसरा था हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट ये भी एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। स्विच स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट, ये भी डिसीजन मेकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है और ये वेरी करता है प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर भी। ये चॉइस हो सकती है प्रोग्रामर की कि कुछ प्रोग्रामर जो हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने में बनिस्बत इफ़ स्टेटमेंट के। कुछ स्टूडेंट कुछ जो हैं वो प्रोग्रामर जो हैं वो इफ़ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ़ या इफ़ एल स्टेटमेंट के अल्टरनेटिव के तौर के ऊपर भी स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर कि वो कितना कंफर्टेबल है। लेकिन इसमें जब कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात होती है तो बाज़ जगह पे ऐसी सिचुएशन आती है कोड करते हुए कि वहाँ ज़्यादा बेहतर है कि आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें बजाय कि आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करें या नेस्टेड इफ़ यूज़ करें या इफ़ आप यूज़ करें। और बाज़ जगह के ऊपर ऐसी सिचुएशन होती है आपके पास कि वहाँ जो है वो स्विच की बजाय आपको जो है वो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है। तो आज हम इस चैप्टर का जो आखिरी हमारा सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत दफ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना था मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है जी। ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है, इस सवाल से रिलेटेड प्रोग्राम भी पेपर में आ चुके हैं और ऑब्जेक्टिव में भी इसमें पूछा जा चुका है। तो ये इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से ये एक सवाल है और ये एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट की, कि स्विच स्टेटमेंट भी एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है, एक दूसरा कंडीशनल स्ट्रक्चर है जैसे कि इफ स्टेटमेंट है। ये कह रहे जी एक अच्छा अल्टरनेटिव है किसका, इफ एल स्टेटमेंट का। नेस्टेड इफ एल स्टेटमेंट कह लें, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कह लें, या मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। बल्कि नेस्टेड जो है वो ज़्यादा बेहतर वर्ड नहीं है यहाँ उसने यूज़ किया, इसकी बजाय सिंपल होना चाहिए था मल्टीपल इफ एल स्टेटमेंट। बहरहाल इसको आप इफ मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिव के तौर के ऊपर। इसको आप इफ एल्स के अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इफ एल्स इफ के अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज ईजीली, ये वहाँ आसानी से यूज़ किया जा सकता है इफ स्विच स्टेटमेंट जहाँ बहुत सारी आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हों, लेकिन कोई एक चॉइस आपने जो है वो एग्जीक्यूट करनी हो। यानी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हों, जैसे कि इफ़ एल्स इफ़ के अंदर होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम देखा था कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तो जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल अल्टरनेटिव हों तो वहाँ स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है आसानी से। तो आगे वो कह रहा है जी कि अगर आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो जो वह मुश्किल हो जाता है उन सिचुएशंस के अंदर जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और फिर एक चॉइस के साथ आप बाउंड होते हैं दूसरे ऑप्शन को भी आपने वेरीफाई करना है, फिर दूसरे के साथ आपने तीसरे को भी वेरीफाई करना होता है। तो आप मल्टीपल जो है वो आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, फिर आप यूज़ करते जाते हैं और आपका वो पूरा स्ट्रक्चर बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो नेस्टेड इफ हो या इफ एल्स इफ हो, उसका एक बेहतरीन अल्टरनेटिव आपके पास स्विच स्टेटमेंट की शक्ल में मौजूद है। इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है जी। इसके सिंटैक्स में आप देखें कि स्विच का कीवर्ड आपने यूज़ करना है जहां आप इफ का कीवर्ड यूज़ करते थे। ब्रैकेट के अंदर आपने कंडीशन नहीं लिखनी बल्कि आपने एक्सप्रेशन लिखना है, और ये एक्सप्रेशन दो तरह का हो सकता है। ये या तो इंटीजर होगा या फिर ये करैक्टर होगा।
यानी इस एक्सप्रेशन की जगह यहाँ कोई आप इंटीजर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यानी वैसा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट इंटीजर है, या फिर आप इसकी जगह कोई करैक्टर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई करैक्टर वेरिएबल लिख सकते हैं, या करैक्टर को कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन दो तरह का ही हो सकता है, ठीक है जी। ब्रैकेट शुरू करेंगे आप, इसका यूनिट, लॉजिकल यूनिट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म, और इसके अंदर आप यूज करेंगे केसेस। केसेस बिल्कुल वही रोल अदा कर रहे हैं जो आपकी जो इफ एल्स इफ के अंदर जो है एल्स इफ वाला पार्ट जो है वो रोल अदा करता है। यहां भी सेम वही आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट, इसका फ्लो चार्ट बिल्कुल सेम है जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का है। आप देख सकते हैं पहला जैसे वहां हम देखते हैं कि कंडीशन जो है वो पहली कंडीशन ट्रू है तो पहला ब्लॉक चलेगा स्टेटमेंट का, अगर फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, फिर दूसरा ब्लॉक चलता, फिर तीसरी, अगर वो भी फॉल्स हुई फिर यहाँ कंडीशंस की जगह क्या आ गए हैं, केसेस आ गए हैं। बाकी आप ये सेम हूबहू आपको नजर आ रहा होगा इफ एल्स इफ का जो आपको फ्लो चार्ट है, ये बिल्कुल सेम फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा है, बस वाई इसके यहाँ केसेस की जगह जो वो कंडीशन की जगह क्या आ गए हैं, केसेस आ गए हैं। तो सिंटेक्स में भी जारी बात है फिर कंडीशन की जगह केसेस ही आएंगे। तो यहाँ केस लिखने का तरीका यह है कि आपने केस का कीवर्ड यूज करना है, आगे आपने लिखनी है वैल्यू, और आगे आपने कॉलन का साइन यूज करना है। कॉलन दो नुक्ते, सेमी कॉलन नहीं, सेमी कॉलन में एक नुक्ता और नीचे कामा होता है, तो ये कॉलन दो नुक्ते जो हम यूज करते हैं। कीबोर्ड से आप इसको देखिएगा। और उसके बाद आपने अगर ये एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो इस वैल्यू से मैच कर जाता है जो यहाँ पर लिखेंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये नीचे ब्रेक स्टेटमेंट आपने लिख दी। ब्रेक स्टेटमेंट आपने हर केस के एंड पे लिखनी है। ये कंट्रोल को एग्जिट करेगी स्विच से बाहर, यहां बाहर ले जाएगी। जो भी केस मैच हो गया उसकी स्टेटमेंट चलने के बाद जैसे उस केस का ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी तो ये कंट्रोल आपका मूव कर देगा बाहर। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इफ एल्स इफ के अंदर जैसे कोई इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके आगे वाले सारे जो एल्स ब्लॉक हैं वो सारे स्किप हो जाते हैं। तो यहां भी अगर जैसी कोई केस की वैल्यू मैच हो जाएगी तो उसके आगे जितने भी केसेस होंगे वो सारे स्किप हो जाएंगे। तो यहाँ पहला जो एक्सप्रेशन रिजॉल्व होगा, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वैल्यू से मैच होगी। अगर वो मैच हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ब्रेक क्या करेगी, स्टेटमेंट कंट्रोल को मूव कर देगी स्विच से बाहर, बाकी ये सारा हिस्सा स्किप हो जाएगा। अगर ये वैल्यू मैच नहीं हुई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से तो फिर अगला केस मैच होगा, ये वाला, ये वैल्यू मैच होगी, पहले ये वैल्यू मैच हुई थी फिर ये वैल्यू मैच होगी, केस जो है वो फॉर एग्जाम्पल दूसरा केस। अगर ये वैल्यू मैच हो गई तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। जितनी भी स्टेटमेंट केस और ब्रेक के दरमियान होंगी वो उस केस की स्टेटमेंट होंगी, वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और उसके बाद जो है वो ब्रेक चलेगी और ब्रेक कंट्रोल को उठा के स्विच से बाहर ले आएगी। अगर ये वैल्यू भी मैच ना हुई तो फिर अगली वैल्यू एंड सो ऑन। कहां तक मैच होगा, वैल्यू एन तक मैच होगा। जितने नंबर ऑफ केसेस आप मर्जी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और अगर कोई भी वैल्यू मैच ना हुई तो फिर एक डिफॉल्ट केस आपने नीचे लगाया होगा बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल एंड पे। इस केस का नाम आप क्या रखेंगे, इसमें केस का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि वर्ड क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट, आगे कॉलन लगाएंगे और यहां वो स्टेटमेंट आगे इसके लिख देंगे जो आप चाहते हैं कि अगर कोई भी केस मैच ना हो तो फिर ये वाला हिस्सा चल देगा। ये बिल्कुल वही रोल अदा कर रहा है ये वाला डिफॉल्ट, कौन सा, जो इफ एल्स इफ में आखिरी जो एल्स होता है वो जो रोल अदा कर रहा होता है, ये डिफॉल्ट भी वही रोल अदा कर रहा है। तो ये डिफॉल्ट जो है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर कोई केस की वैल्यू मैच नहीं होगी, तो फिर इसकी ये स्टेटमेंट जितनी भी आपने लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसके बाद ब्रेक क्यों नहीं लिखा, वो उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, क्योंकि ये आखिरी केस है डिफॉल्ट केस, तो इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद ऑटोमेटिकली वैसे ही कंट्रोल जो है वो स्विच से बाहर आ जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट में मैंने सिंपल आपको बता दिया, ये इफ एल्स इफ का ही फ्लो चार्ट है। मास वाई यहाँ कंडीशन की जगह क्या आ गया है, केस 1, कंडीशन 2 की जगह केस 2, कंडीशन 3 की जगह केस 3, बाकी सेम वही जो आपने यहाँ सिंटैक्स में भी देख लिया।
तो यहाँ स्विच में ब्रैकेट्स में आपने कंडीशन नहीं लिखनी, एक्सप्रेशन लिखना है, और वो मैंने बता दिया है। ये एक्सप्रेशन या तो इंटीजर एक्सप्रेशन होगा या कोई करेक्टर एक्सप्रेशन होगा। यानी यहाँ आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन की जगह आप लिख सकते हैं a+b, तो ये a+b रिजॉल्व होने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो फिर वैल्यू इन केसेस के साथ मैच होनी शुरू हो जाएगी। तो जिसके साथ भी मैच होगी वो स्टेटमेंट चलेंगी उसकी, और बाकी फिर उसके बाद ऑनवर्ड जितने भी केसेस हैं वो सारे स्किप हो जाएंगे। अगर आपने ये ब्रेक स्टेटमेंट मिस कर दी किसी ब्लॉक किसी केस के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ आप ये स्टेटमेंट ब्रेक नहीं लिखते, अगर ये केस 2 की ये वैल्यू मैच हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल तो स्विच से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा कि इस केस के बाद आगे जितने भी केसेस हैं वो सारे भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो फिर एक प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए आपने हर केस के बाद उसकी स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लाजमी यूज करनी है। इस ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल आगे चैप्टर नंबर 12 में भी आएगा, जब हम लूप्स का जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी इंशाल्लाह देखेंगे। वहां भी तकरीबन इसका यही काम होगा कि किसी बॉडी से, ये बॉडी है ना स्विच की, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक ये स्विच की बॉडी है, किसी बॉडी से जो है वो कंट्रोल को उठा के बाहर ले जाना, ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है। यानी किसी भी बॉडी को टर्मिनेट करना, तो ये स्विच को टर्मिनेट जो है ये कर देगी आपकी ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये हो गया फ्लो चार्ट, ये हो गया इसका सिंटेक्स, डेफिनेशन होगी, इसकी वर्किंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी पेपर में लिखनी है, वो भी पढ़ लेते हैं। मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई हैं इसकी वर्किंग में सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इनकी तरतीब लाजमी नहीं है, आप इस तरतीब को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। बहरहाल यही चीज़ें आपने मेंशन करनी है इसकी वर्किंग में। तो स्विच स्टेटमेंट कंपेयर करती है रिजल्ट किसका, एक सिंगल एक्सप्रेशन का, किसके साथ, नीचे जितने भी केसेस आपने लिखे हुए हैं, मल्टीपल केसेस, मैनी केसेस, यानी 10 लिखें, 20 केसेस लिखें, 100 लिखें, जितने भी केसेस आपने लिखे हैं उनकी वैल्यूज के साथ मैच होगा किसका, उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट का, वो जो सिंगल एक्सप्रेशन लिखा है ना उसके रिजल्ट का। ये जो ऊपर आपने देखा ना, ये एक्सप्रेशन रिजॉल्व होगा और उसका रिजल्ट फिर यहाँ मैच होगा। ये भी प्रैक्टिकल में भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे, आपने परेशान नहीं होना इसमें। एक्सप्रेशन जो है वो कोई वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसका रिजल्ट यहाँ क्या हो सकता है, इंटीजर या कैरेक्टर। ये मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया कि एक्सप्रेशन जब रिजॉल्व होगा तो अगर आपने वहाँ फ्लोट कोई वैल्यू लिख दी है या फ्लोट वेरिएबल लिख दी है या फ्लोट कांस्टेंट लिख दिया तो वो एरर होगा, वो प्रॉब्लम होगा। स्विच स्टेटमेंट सिर्फ एक्सेप्ट करती है इंटीजर वैल्यू को या कैरेक्टर वैल्यू को। एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्विच स्टेटमेंट में, सबसे पहले इवैल्यूएट होगा, और इसका जो रिजल्ट है वो कंपेयर होगा मुख्तलिफ केसेस के साथ जो नीचे लिखे हुए हैं। हर केस का जो लेबल है इसको हम लेबल कह रहे हैं, ये जो वैल्यू आप लिख रहे हैं ना दैट इज अ लेबल, केस इज अ कीवर्ड और उसके आगे जो आप लिख रहे हैं दैट इज अ लेबल, और लेबल के बाद आपने क्या लिखना होता है, कॉलन लिखना होता है। फिर स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट के बाद हर केस के एंड के ऊपर ब्रेक स्टेटमेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन। ईच केस लेबल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक चॉइस को, जैसे इफ एल्स इफ के अंदर जो है वो एक जो एल्स वाला पार्ट होता है वो एक चॉइस को रिप्रेजेंट कर होता है। अगर रिजल्ट मैच होगा किसी केस के साथ तो वो कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर ये रिजल्ट मैच हो जाता है, ये वैल्यू मैच हो जाती है एक्सप्रेशन के साथ, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये वाली यहाँ एक लिखी है, जितनी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एनी नंबर ऑफ केसेस कैन बी यूज्ड इन वन स्टेटमेंट, जितने मर्जी केसेस आप यूज करें एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर। डिफॉल्ट लेबल जो है वो कहाँ अपीयर होगा, यानी डिफॉल्ट केस की बात कर रहा है, वो सबसे एंड पे होगा तमाम केसेस के बाद। ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी भी केस के साथ मैच नहीं होगा। और कह रहा है कि इसका जो इस्तेमाल है वो ऑप्शनल है, कहता है आप ये जो डिफॉल्ट वाला केस है, ये वाला केस है, ये बेशक आप ना लिखें, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे और अगर ऊपर कोई केस मैच ना हुआ तो फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी कुछ भी नहीं होगा, फिर ब्लैंक स्क्रीन आएगी, ठीक है, फिर कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, यूजर को कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो बेहतर है कि डिफॉल्ट केस आप लिखें, उसके अंदर आप मेंशन कर दें कुछ भी के कोई केस मैच नहीं हुआ, कोई इनवैलिड नंबर है जी आपका, आपने नंबर सही एंटर नहीं किया, या जो भी आप एरर कुछ यूजर को डिस्प्ले करना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो इसका यूज तो ऑप्शनल है, लेकिन बेटर है कि आप इसको यूज करें। पोजीशन जो डिफॉल्ट लेबल की है वो भी फिक्स नहीं है, आप इस डिफॉल्ट केस को सबसे पहले केस से पहले भी लिख सकते हैं और बिल्कुल एंड पे भी लिख सकते हैं।
इस डिफ़ॉल्ट केस को आप यहाँ शुरू में भी लिख सकते हैं इस केस से पहले, और आप इसको एंड पे भी लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे तो फिर आपको ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है जी, ये बात भी आपने याद रखनी है। उसके बाद कह रहा है ब्रेक स्टेटमेंट की बात करने लगा। ब्रेक स्टेटमेंट आप देखें, ये इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ना कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, यानी वो पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के डिफॉल्ट केस जो है स्विच स्टेटमेंट में इसका क्या मतलब है, तो फिर आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना है। ये अगर वो पूछे कि ब्रेक स्टेटमेंट का स्विच स्टेटमेंट में क्या मतलब है, तो फिर आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में सवाल आ सकता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस जो है वो यूज होगी क्या करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, क्विट करने के लिए। कहां से, स्विच की बॉडी से, यानी स्विच से बाहर निकलने के लिए। इट इज यूज एट द एंड ऑफ ईच केस लेबल, हर केस के एंड के ऊपर आपने इसको यूज करना है। व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन मैच हो जाएगा किसी केस लेबल से, तो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट जो है उसकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और जो ब्रेक स्टेटमेंट है जो फौरन उन स्टेटमेंट के बाद आएगी, वो कंट्रोल को एग्जिट कर देगी स्विच की बॉडी से, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। अगर ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो तमाम केस ब्लॉक जो मैचिंग केस के बाद आएंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मैंने अभी आपको ऊपर ये प्रॉब्लम भी बता दिया है कि आपने अगर ब्रेक स्टेटमेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये ब्रेक स्टेटमेंट आपने यूज नहीं की और ये केस मैच हो गया, तो फिर उसके बाद जितने केसेस हैं वो सारे भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट आपने मिस नहीं करनी। नीचे एक एग्जांपल दिए उसने कुछ कि यूजर जो है वो नंबर एंटर करे, वीकडे नंबर एंटर करे, और स्विच स्टेटमेंट के जरिए जो है वो दिन, उस डे का नाम जो है वो नेम जो है वो प्रिंट हो जाए स्क्रीन के ऊपर। तो ये प्रोग्राम पेपर में भी आ चुका है। इस प्रोग्राम को हम कोड ब्लॉक्स के अंदर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास वो प्रोग्राम है। हमने एक वेरिएबल लिया जो है वो डे नाम का, उसकी टाइप क्या रखी, इंट हमने रखी। हमने प्रिंट एफ के जरिए यूजर को मैसेज दिया एंटर डे नंबर, तो स्कैन एफ के जरिए हमने जो है वो डे नंबर यूजर से इनपुट करवा लिया। यूजर एंटर करेगा फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 या 5 या 6 या 7, ठीक है जी, 7 डेज है ना आपके एक वीक के अंदर, या मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे या संडे होगा, तो ये 7 डेज हैं। लेकिन अगर यूजर नंबर 8 एंटर कर देता है, 9 एंटर कर देता है, 100 एंटर कर देता है, 1000, तो ऐसा तो जाहिर बात है वीक डेज में तो नंबर ये फिट नहीं बैठेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर डिफॉल्ट केस यूज करेंगे। तो बहरहाल जैसे ही यूजर नंबर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल उसने 1 एंटर किया, तो यहाँ स्विच स्टेटमेंट हमने शुरू की, ये स्विच स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ खत्म हुई है, ठीक है, ये सारी स्विच स्टेटमेंट है। और कितने डेज हमने जो है वो उनके नाम प्रिंट करने हैं, 7 के। तो केसेस कितने होंगे, 7। ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। और अगर कोई नंबर इनवैलिड नंबर यूजर एंटर कर देता है, तो हमने एक डिफॉल्ट केस भी यूज किया है, उसमें हमने क्या लिख दिया, इनवैलिड नंबर। तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही यूजर नंबर एंटर करेगा डे का, तो फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया है 2, तो यूजर ने 2 जैसे ही एंटर किया, मैं इसको रन करके देख लेते हैं ताकि इन पैरेलल इसको रन करें, हमें समझ भी आ जाए। इसके मैं इसको रन करता हूं तो देखेंगे, इसकी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये एंटर डे नंबर, तो ये मैसेज प्रिंट हो गया। मैं एंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 3 एंटर कर देते हैं। तो देखिए जब 3 एंटर होगा तो डे में क्या आ गया, 3। अब स्विच में मैंने यहाँ क्या यूज किया, डे। स्विच के अंदर ब्रैकेट में यहाँ क्या आ सकता है, इंटीजर एक्सप्रेशन आ सकता है। तो जाहिर बात है 3 जो है वो एक इंटीजर एक्सप्रेशन है, डे के अंदर 3 है ना। अब देखें 3 यहाँ आया, तो अब ये 3 मैच होना नीचे। तो क्या केस, आगे मैं लिखा हुआ है 1, ये केस 1 मैंने बनाया, क्या 3 मैच होता है 1 से, बिल्कुल मैच नहीं होता। तो ये वाला पहले वाला केस पूरा स्किप हो जाएगा। क्या 2 मैच होता है इस डे की वैल्यू से जो कि 3 है, ये 2 केस जो है ये भी मैच नहीं होगा, ये पूरा केस स्किप हो जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट ट्यूसडे वाली भी नहीं चलेगी, ना मंडे वाली चली ना ट्यूसडे वाली चली। तीसरे केस के ऊपर आ जाएगा, 3 मैच हो गया इस नंबर के साथ, जो डे, ये हमने केस का लेबल जो लिखा हुआ है 3, ये केस का लेबल है जो मैच किससे हो रहा है, इस एक्सप्रेशन से, इसकी वैल्यू से जो यहाँ स्विच की जो है वो स्टेटमेंट से आ रही है। तो 3 मैच हो गया, क्योंकि डे में भी 3 है, केस भी 3 है, तो ये 3 के साथ मैच होगा। तो ये स्टेटमेंट, या यहाँ अगर 10 स्टेटमेंट भी आपने लिखी है ब्रेक से पहले पहले, तो 10 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो क्या स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली ब्रेक स्टेटमेंट, और ये 4 केस, ये 5 केस, और ये 6 केस, और ये 7, और ये डिफॉल्ट, ये सब स्किप हो जाएगा। और कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा स्विच से। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो
तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ, वेडनेसडे प्रिंट हो गया। तो ये वाला हमारा प्रिंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और इसको हम कर लेते हैं यहाँ जो, और मैं अब नंबर एंटर कर देता हूँ 11। अब जारी बात है 11 जब डे में आएगा तो अब 11 यहाँ भी आ गया स्विच में भी, तो अब 11 नंबर का कोई केस है, ये भी मैच नहीं हुआ। ये 1 है, 1 तो 11 के बराबर नहीं है, 2 भी 11 के बराबर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 5 6 7 तक सिर्फ केसेस हमने लगाए हुए हैं, आगे बल्कि तो 8 9 10 का तो हमने लगाया ही नहीं हुआ। तो ये 11 तो किसी केस के साथ मैच नहीं हो रहा, तो फिर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट केस में क्या लिखा हुआ, इनवैलिड नंबर, तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। मैंने इसके बाद लिखा हुआ ब्रेक, बेशक आप ये ब्रेक ना लिखें, कोई इशू नहीं है, इससे कोई अपना, क्योंकि लास्ट जो है वो स्टेटमेंट है आपकी वैसे भी। तो डिफॉल्ट आप शुरू में अगर लिखें, यहाँ लिखें डिफॉल्ट को शुरू में लिख दो, तो फिर आप ब्रेक वहाँ लाजमी यूज़ करें। तो इस तरह जो है आप इवन दो यहाँ एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 डे +1। अब आप मुझे बताइएगा जब मैं इसको रन करता हूँ, ये प्रोग्राम रन होगा और इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ मैं एंटर करता हूँ 4। अब मुझे बताइए यहाँ क्या प्रिंट होगा, कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा। अब आप देखिए डे में तो 4 आ गया, यहाँ हमने पूरा एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब डे 4 है और 4 + 1 क्या हो गया 5, तो अब केस 5 मैच होगा, 4 नहीं मैच होगा। हमने वैसे तो 4 ही एंटर किया है, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन देखिए मैंने क्या लिख दिया, डे +1, यानी डे में एक जमा कर लो, तो ये क्या बन जाएगा 5। तो 1 भी नहीं मैच होगा, 2 भी, 3 भी और 4 भी नहीं मैच होगा, क्योंकि केस ऊपर क्या है 5। तो 5 मैच होगा और हमारा फ्राइडे जो है वो प्रिंट हो जाएगा, 5 के ऊपर ये फ्राइडे प्रिंट। उसके बाद 6 7 और डिफॉल्ट ये स्किप हो जाएंगे। इस तरह जो है ये आपका स्विच स्टेटमेंट काम कर रही है। यही काम आप इफ के जरिए भी कर सकते थे, इफ एल्स इफ के जरिए, कि इफ डे इज इक्वल टू 1 तो प्रिंट ये कर दो, फिर एल्स इफ डे इज इक्वल टू 2 तो ये प्रिंट कर दो, फिर एल्स इफ डे इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो वो मल्टीपल इफ एल्स इफ जो है वो आपने यूज करनी थी, उसकी जगह ज्यादा बेहतर है ऐसी सिचुएशन में आप स्विच स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो ये प्रोग्राम आपने बनाना भी है खुद, उसको प्रैक्टिस भी करना है और उसको थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा मॉडिफाई करके इसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी आपने करने, ताकि आपको इसकी बेहतर समझ आए। दूसरा हमने कहा कि इस जगह के ऊपर ये मैं इसको बंद कर देता हूँ आउटपुट स्क्रीन को, इस जगह के ऊपर करैक्टर वैल्यू या करैक्टर एक्सप्रेशन भी यूज किया जा सकता है, यानी करैक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो उसका भी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा प्रोग्राम है करैक्टर के बारे में। तो वो हमने एक प्रोग्राम लिया जिसमें यूजर करैक्टर एंटर करेगा और हम बताएंगे कि ये जो करैक्टर है ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है या वॉवल नहीं है। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया स्विच स्टेटमेंट के जरिए। आप इसको इफ के जरिए भी बना सकते हैं। इफ के जरिए प्रोग्राम जो है ये आपके नोट्स में अवेलेबल है। अगर मैं इसको थोड़ा ढूंढ सकूं इफ के जरिए, ऊपर चलते हैं, आई थिंक ये है प्रोग्राम, यही है जी। द फॉलोइंग प्रोग्राम इनपुट्स अ करैक्टर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज वॉवल और नॉट। ये प्रोग्राम एक करैक्टर इनपुट करेगा यूजर से और बताएगा हमें कि वो वॉवल है या नहीं है। तो अब पहले तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो गया। ठीक है जी। तो दो फाइलें इंक्लूड की, stdio कॉन आयो, ठीक हो गया। मेन फंक्शन स्टार्ट किया और मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये हमारा असल प्रोग्राम ये है, ये इतना प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में उसने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यूजर से लिया करैक्टर टाइप का ch। उसके बाद उसने यूजर से उसकी वैल्यू ली। ये पहले मैसेज प्रिंट किया, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी करैक्टर, जो कि ये मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। यूजर जो है क्या, यूजर ने क्या एंटर किया, a। स्कैनएफ के जरिए इनपुट ली, यूजर ने क्या एंटर किया, a। अब नीचे उसने इफ एल्स कंडीशन यूज की है। ये इफ एल्स यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हुई, इफ एल्स। तो उसने क्या किया, चेक किया इफ ch में करैक्टर आ चुका है ना, ये वाला a करैक्टर जो है ये किस में आ चुका है, ch में। इफ ch बराबर है कैपिटल A के, कैपिटल A के, तो कैपिटल A जाहिर बात है वो भी तो वॉवल होगा ना। यहाँ ch बराबर है जो है वो स्मॉल a के, यहाँ ch बराबर है e के, कैपिटल ई के। यहाँ ch या ये किस लिए यूज है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। और याद होगा ना आपको, लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेटर आर का मतलब है अगर इस कंडीशन में से, इसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ये पूरी कंडीशन यहां से लेके, ये पूरी कंडीशन यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये सारी ट्रू मानी जाएगी, कोई एक भी ट्रू हो जाए।
तो अगर सी एच बराबर है ई के, या सी एच बराबर है आई के, या सी एच बराबर है ओ के, या सी एच बराबर है यू के, अगर इन सारी कंडीशन में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो इसका मतलब है वो करैक्टर क्या है, वॉवल। तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ट्रू ना हुई तो फिर क्या मैसेज प्रिंट होगा, यू डिड नॉट एंटर अ वॉवल, आपने वॉवल एंटर नहीं किया। ठीक हो गया। तो ये है इफ के जरिए वॉवल का प्रोग्राम। इसको अगर हम बनाएंगे स्विच के जरिए तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास प्रोग्राम। ठीक है जी। यहां हमने सिंपल कैपिटल को मैच नहीं किया, तो हमने क्या किया, केस ऊपर से कैरेक्टर यूजर ने एंटर किया सी एच में, और सी एच को हमने कहां लिख दिया, स्विच की यहां ब्रैकेट्स में, क्योंकि यहां कैरेक्टर लिख सकते हैं। अब देखें जब कैरेक्टर आप लिखते हैं ना तो आपने उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। नंबर को तो आप ऐसे लिख देते हैं ना 1, जब आप केस का लेबल लिखते हैं इंटीजर फॉर्म में तो वो तो आप ऐसे लिखते हैं बगैर सिंगल कोट के, वो क्योंकि वो तो नंबर होता है। लेकिन कैरेक्टर को आपने ऐसे लिखना है सिंगल कोट्स के अंदर, जो भी कैरेक्टर आपने मैच करना है। तो मैंने मैच क्या करना है, अगर वो ए के बराबर हुआ, अगर ये सी एच में जो वैल्यू है कैरेक्टर है वो इस ए कैरेक्टर के बराबर हो गया तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाए, वॉवल। अगर वो ई के बराबर हो जाता है फिर भी वॉवल प्रिंट हो जाए, अगर वो आई के बराबर हो जाता है फिर भी, ओ यू के बराबर है फिर भी वॉवल प्रिंट हो जाए। और अगर वो इनमें से किसी केस लेबल के साथ मैच नहीं करता तो फिर नॉट वॉवल। तो समझें कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्विच के जरिए ये बना दिया हमने। आप इन दोनों प्रोग्राम को जब कंपेयर करेंगे फिर आपको ज्यादा बेहतर जो है वो आइडिया होगा। ठीक है जी। तो आप ऐसे भी इनको लिख सकते हैं। तो ये हो गया। यहां इसको एक दफा रन करते हैं, दोबारा देखते हैं। जैसे मैंने एंटर किया स्मॉल ए तो क्या प्रिंट हो गया, वॉवल प्रिंट हो गया। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ फॉर एग्जांपल स्मॉल ई एंटर किया मैंने, एंटर, वॉवल प्रिंट हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि आपने देखें इस प्रोग्राम में वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ उसने कैपिटल जो अपर केस है लोअर केस दोनों मैच किए हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूँ और लिखता हूँ कैपिटल ई, ऐसे लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो उसने क्या मुझे आंसर दिया, नॉट वॉवल। तो भाई ई जो है वो भी तो वॉवल है। तो उसकी वजह यह है कि कैपिटल ई मैच नहीं हुआ किसी कैरेक्टर के साथ। स्मॉल ई और कैपिटल ई में फर्क है, और आपको पता है आस्की कोड्स मैच हो रहे होते हैं, तो स्मॉल ई और कैपिटल ई में फर्क है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक और केस लगा देना पड़ेगा इसी जगह पे। ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप एक और केस ऐसे लगा दें, ये ऐसे नया केस लगा दें, ये कैपिटल ई। ठीक है जी, ये स्मॉल ई का केस और ये कैपिटल ई का केस, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप नया केस ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल क्या करें, आप केस कैपिटल ई और कॉलम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, तो ये वाला ये आप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसको चला के देखते हैं और कैपिटल ई एंटर करते हैं, और अब के बाद हमारे पास क्या आया, वॉवल। ठीक हो गया। तो इस तरह बाकी के साथ भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल आई कैपिटल यू, वो के सभी आप मेंशन जो है वो कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास स्विच के दो प्रोग्राम, इनको आपने ट्राई करना है और स्विच के क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके शायद नोट्स पे ना हो तो मैंने लहदा से यहाँ रखा हुआ है, आपको बुक में मिल जाएगा। ये जिसके पास बुक है तो उसको ये शॉर्ट क्वेश्चन नजर आ जाएगा। व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है, छोटा सा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है जो कि इफ एल्स के समझे अल्टरनेटिवली काम करता है। जहां आपने इफ एल्स यूज करना है वहां किसी सिचुएशन में आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ इफ एल्स स्ट्रक्चर। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं कि इसमें 3 ऑपरेंड्स इस्तेमाल होते हैं। देखिए हमने जो है वो ऑपरेटर की टाइप्स जब पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था यूनरी ऑपरेटर होता है जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, जैसे कि माइनस ऑपरेटर है, या जो हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो प्लस प्लस और माइनस माइनस, यूनरी ऑपरेटर है वो। फिर हमने कहा बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जो 2 ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस ऑपरेटर है, ये 2 ऑपरेंड के साथ काम कर रहे होते हैं। इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है। ये कैसे
वो अभी हम सिंटेक्स में देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, शुरू में लिखेंगे आप कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालेंगे। दिस क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इसको कह रहा है वो टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि इसके साथ 3 ऑपरेंड है। पहला ऑपरेंड ये कंडीशन, दूसरा ये कंडीशन ट्रू होने की शक्ल में जो स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहां लिखेंगे क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद, और फिर कॉलन लगा के तीसरा ऑपरेंड लिखेंगे, और वो क्या है, इस कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में जो आप प्रिंट करना चाहते हैं या जो स्टेटमेंट रन करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट आप यहां लिखेंगे। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, कोई प्रिंट एफ की, कोई स्कैन एफ की, कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट, कुछ भी। तो ये है जी इसका सिंपल सा सिंटैक्स। इसमें कंडीशन वही है आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन, और ट्रू केस क्या है, ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, और फॉल्स केस जब कंडीशन फॉल्स होगी। इसको बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। कोड ब्लॉक में चले जाते हैं। तो यहां कोड ब्लॉक में देखिए मैंने एक नंबर लिया, हमने वो प्रोग्राम किया था ना इवन ऑड वाला, मैं चेक करता हूं, इवन वाला, ये इवन वाला देखिए, ये प्रोग्राम हमने लिया था, यूजर से एक नंबर लिया हमने, और हमने इफ एल्स यूज किया। ये देखें इफ एल्स हमने यूज किया, और हमने चेक किया कि नंबर जो है उसका मॉडुलस अगर लें 2 से, यानी तो रिमाइंडर मालूम करने के लिए, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। अगर वो 0 आ गया, मॉडुलस लेने से 2 से अगर 0 आ गया तो क्या प्रिंट हो जाए, इवन। एल्स अगर ना आया तो ऑड। इस इफ एल्स की जगह वो कह रहा है कंडीशनल ऑपरेटर को यूज आप कर सकते हैं। अब यही काम अगर मैं कंडीशनल ऑपरेटर से करूं, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, तो वो कैसे होगा। यहां भी नंबर लिया, यूजर से नंबर गेट कर लिया, इतने वाला पार्ट तो सेम ही है ना, ये वाला, ये सेम पार्ट है जो यहां भी मैंने लिख दिया। लेकिन ये देखे नीचे बिल्कुल शॉर्ट एंड सी हमने एक स्टेटमेंट लिखी। यहां तो ये पूरा इफ एल्स लिखा ना, ये पूरा ऐसे इफ एल्स लिखा। यहां क्या लिखा हमने, कंडीशन लगाई पहले, अगर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो ये टर्नरी ऑपरेटर हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। और टर्नरी ऑपरेटर के फौरन बाद आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है जो कंडीशन के ट्रू होने की शक्ल में आप चलाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इस कंडीशन के ट्रू होने की शक्ल में। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो क्या लिखी हुई है ये, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आप देखें, अगर तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये चल जाएगी, स्क्रीन पे इवन प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी। तो देखेंगे इफ एल्स का एक अल्टरनेटिव आपको मिल गया कंडीशनल ऑपरेटर की फॉर्म में। इसको रन करके देख लेते हैं। मैं अगर 2 एंटर करता हूं इवन, और दोबारा रन करते हैं, अगर 7 एंटर करता हूं तो ऑड। तो ये है जी कंडीशनल ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा पेपर में आया है, बहुत दफ़ा ऑब्जेक्टिव में आया है, ठीक है जी। तो इसको आपने किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करना। ये हमारे पास जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर का सवाल है। इसमें आपने इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटेक्स लिखना है। एग्जांपल वो दे दें जो मैंने आपको इवन ऑड वाली दिया है, ये एग्जांपल दे दें जो उसने यहाँ मेंशन की है, एक ही बात है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था और बिल्कुल आखिरी सवाल भी था हमारे चैप्टर नंबर 11 का। तो टाइम हम देख लेते हैं जी, टाइम क्या हो गया है, टाइम ऑलमोस्ट अब हमारा ख़त्म होने वाला है। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 अल्लाह के फजल से जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। इन तमाम चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं विद प्रैक्टिकल, वो सारे मैंने आपके लिए जो है वो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब अपने चैनल के ऊपर। आप उन लेक्चर को वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। हमारे पास बाकी जितने भी दिन बचे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, वो हम अपने क्विज़ के अंदर और कुछ चीज़ों को रिवाइज करने में जो है वो गुजारेंगे। और हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर्स में भी आते हैं, एग्जाम में भी बार बार रिपीट होते हैं, मैं उन जो क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को रिवाइज करूंगा। बिल्कुल वैसे जैसे ऑनलाइन हमारा लेक्चर चला, तो मैं उनमें से जो लेक्चर ऑलरेडी आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं, उन्हीं लेक्चर को हम कुछ को रिवाइज करेंगे। लेकिन कुछ क्विज़ेस भी होंगे आपके, ठीक है जी, 1 हो 2 हो, जितने भी पॉसिबल हो सके हमारे पास जो भी टाइम बाकी है, तो उसमें वो बाकी क्विज़ेस भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो मेरा जो कोर्स वर्क था, जो इस टाइम के अंदर हमने मुकम्मल करना था, वो अल्लाह के फजल से हमारा मुकम्मल हो चुका है।
आपने इस दौरान जो सवाल पूछने थे वो भी आपने पूछे जितने आप पूछ सकते थे। बाकी का टाइम भी अवेलेबल है, जो बाकी के लेक्चर्स होंगे, रिवाइज लेक्चर हो रहा होगा, तो आप इवन दो किसी भी टॉपिक के बारे में सवाल पूछना चाहें उस लेक्चर के दौरान तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यानी अगर लेक्चर रिवाइज हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर्स का, और आप सवाल पूछना चाहते हैं मेन फंक्शन के बारे में, तो वो आप पूछ सकते हैं। वो आप सवाल नीचे लिख दिया करें, तो मैं उस जो रिवाइज होगा लेक्चर उसको वहीं रोक के तो कोशिश करूँगा उसके आंसर दूं, क्योंकि रेगुलर लेक्चर तो हमारा वो तो ख़त्म हो गया, इसलिए उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, उसको स्टॉप करके आपके वो जवाब दिया जा सकता है और फिर हम दोबारा उसको आगे प्ले कर देंगे। तो इस तरह हम अपने लेक्चर रिवाइज भी इंशाल्लाह करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी जो है वो भी साथ साथ हम उनको कवर करेंगे। बाकी कोई क्विज़ या कोई असाइनमेंट इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी साथ साथ हो जाए, ताकि जो स्टूडेंट सीरियसली चीज़ों को सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उनके लिए और आसानी हो। जितने ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स आप करेंगे, बुक्स में जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपके सामने किए हैं, मैंने वही प्रोग्राम किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो पेपर्स में भी जो है वो फ्रीक्वेंटली आते हैं। बाकी प्रोग्राम्स भी आप जो है उनको ट्राई करें। कुछ मैं कोशिश करूँगा कि एक जो है वो एडिशनल लेक्चर जो है वो मैं आपके लिए तैयार करूँ कि प्रोग्राम बनाना कैसे, जैसे मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। तो वो इंशाल्लाह जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं आपके लिए तैयार करूँ। बाकी हमारा जो है वो अल्लाह के फजल से काम हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है। आप लोगों के जहन में कोई सवाल है इन 4 चैप्टर्स के बारे में, कोर्स के बारे में, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, वो आप अपने चैट बॉक्स में लिख दें ताकि उसके ऊपर हम बात कर सकें। ठीक है जी, आपने कोऑपरेट किया इस कोर्स को रेगुलर तरीके से ख़त्म करने, जो हमारा कोर्स स्पैन जो तय था, तो उसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आगे जो लेक्चर्स हमारे होंगे, उम्मीद है कि उनमें भी आप इस तरह कोऑपरेट करेंगे, और ये भी उम्मीद है कि आप सीरियसली लेक्चर्स को रिवाइज भी करेंगे और सुनेंगे भी, ताकि जब आप क्लासेस आपके स्टार्ट हों कॉलेज में, तो आप आसानी से इनके टेस्ट वगैरह जो शुरू में आते ही आपके होंगे वो दे सकें, और वहाँ ये इशू ना हो कि हमने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं की थी। तो ये सारे लेक्चर जो हैं वो मैं आपके साथ एक दफ़ा दोबारा शेयर भी कर दूंगा। आप इनको अपने उन दोस्तों के साथ जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, जब वो कॉलेज आएँ तो उनके पास भी कुछ जो है वो कंटेंट मौजूद हो, ताकि वो अपने टेस्ट वगैरह यहाँ आगे हमारे साथ चल सकें चैप्टर नंबर 12 में। तो चैप्टर नंबर 12 इंशाल्लाह हमारा होगा लूप्स के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और फिर उसके बाद फंक्शन वाला चैप्टर। तो ऑलमोस्ट हमारे 2 चैप्टर बाकी रह गए हैं, और एक लास्ट चैप्टर में कुछ 7-8 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो अदरवाइज़ हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं जो कि हमने आके कॉलेज में इंशाल्लाह जब ये कॉलेज ओपन होते हैं तो हम मुकम्मल करेंगे, और उसके बाद मिड टर्म हमारा फेज़ 1 होगा जो दिसंबर टेस्ट होता है, उसके बाद MS एक्सेस उसके बाद शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सवाल है तो प्लीज़ नीचे आप लिख दीजिए। जी स्टूडेंट्स।